तो चलो स्टार्ट करते हैं आज नया चैप्टर एक प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी तो सभी का सीबीएसई और आईएससी सभी का क्लास 9-10 में भी मेरे को लगता है होगा, 9th में भी होगा, 10th में भी होगा, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानता होगा, ठीक है ना। तो सब चैप्टर जो है हमारा 11 में भी अभी है और क्लास 12 में भी चैप्टर है। चैप्टर काफी आसान भी है और इस चैप्टर में क्या होता है, टाइम भी बहुत नहीं लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। और इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आता है इसका ऊपर क्वेश्चन तो 100% आता ही है, ओके। लेकिन चैप्टर फिर से है लॉजिकल चैप्टर, और ये जो चैप्टर है बेस्ड होता है हमारा क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर, काफी सारी चीज इसका बेस होके है, ठीक है। लेकिन वो हम लोग पढ़ने से पहले तो क्वेश्चन जब आएगा उस समय पता चलेगा। फर्दर टाइमिंग हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमको कुछ टर्म्स जो है एसोसिएटेड है विद दिस प्रोबेबिलिटी उससे पहले जान लेते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी का हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। फॉर्मूला तो कुछ है नहीं इसमें बोलने से, एक ही तो फॉर्मूला है, ओके। और उसमें एक खाली लॉजिकल है। तो प्रोबेबिलिटी में एक चीज ऐसा है कि इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम नहीं लगता है, लेकिन क्वेश्चन को सोचने के लिए टाइम लगता है, ओके ना। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन करने के लिए हमको 4-5 मिनट लगता है, तो उसमें तो 2.5-3 मिनट तो हमको खाली क्वेश्चन सोचने में लग जाता है, और कुछ समय हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1-2 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगता है। और खाली सोचना ही उसमें है ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्या टर्म्स एसोसिएटेड विद दैट है, प्रोबेबिलिटी के साथ क्या क्या टर्म्स एसोसिएटेड है। पहला टर्म जो एसोसिएटेड है वो हो गया हमारा क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ओके। हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं, एक तो हम एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, एक तो रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या चीज होता है, ओके। तो एक एक्सपेरिमेंट, जिस एक्सपेरिमेंट के हमारा आउटकम्स जो है हमको शुरू से पता है कि क्या क्या आउटकम्स उसमें आने वाला है, हो गया ना। क्या क्या आउटकम्स आने वाला, एक से ज्यादा तो आउटकम्स होना जरूरी है, साथ में क्या क्या आउटकम्स उसमें आने वाला है वो चीज के बारे में हमको जानना है, और वो चीज हमको पता होगा शुरू से, व्हाट आर द आउटकम्स दैट आर पॉसिबल, बट एग्जैक्टली कौन सा आउटकम्स होगा वो मेरे को पता नहीं है। तो उस केस में हम लोग उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। लेकिन जिस एक्सपेरिमेंट में हम लोग को आउटकम पता होता है, जैसे हम लोग स्कूल में लैब वगैरह में जो करते हैं एक्सपेरिमेंट, फिजिक्स का करते हैं या केमिस्ट्री का करते हैं, उसमें हमको पता होता है कि यही आउटकम्स निकलने वाला है, तो वो केस में हम इसको क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं बोलते हैं, ओके। लेकिन जो जिसमें हमको पता नहीं होता है, बहुत सारे आउटकम्स निकल सकता है, लेकिन उसमें से कौन सा एग्जैक्टली होता है वो पता नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट, ओके। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में अगर हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें से कुछ कुछ आउटकम्स निकल के आता है। जो जो आउटकम्स निकल के आता है उस सबको अगर एक सेट का फॉर्म में रख ले तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सैंपल स्पेस, ओके। रैंडम एक्सपेरिमेंट हम किए तो उसमें से कुछ आउटकम्स निकल के आता है, जितने सारे आउटकम्स निकल के आता है वो सारे को हम लोग क्या करने वाले, एक सेट में रख देने वाले हैं। जो सेट में रखेंगे उस सेट को हम लोग बोलेंगे सैंपल स्पेस। अब बात हो गया क्या कि सैंपल स्पेस जो है वो तो एक सेट है, तो सैंपल स्पेस में अगर हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट काफी कम होता है तो हम तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस लिख देते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा आ जाता है सैंपल स्पेस में तो हम लोग सैंपल स्पेस ना लिख के उस समय हम क्या करते हैं, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट लिख देते हैं। तो हम प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे क्वेश्चन जो करने वाले हैं, कुछ मतलब गिना चुना क्या नाम है उसका सैंपल स्पेस भी उसमें ही निकलता है। 3-4 ठो कैसे हम निकालते हैं, कॉइन का ऊपर करते हैं, डाइस का ऊपर करते हैं, और क्या बोलते हैं, ड्रॉ करते हैं, किसी चीज से कोई चीज ड्रॉ करते हैं जो कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला से आएगा, और क्या हो जाता है कुछ अरेंजमेंट होता है उसमें, तो ये परमुटेशन में आता है। तो यही सबसे हमारा सैंपल स्पेस निकल के आता है, ठीक है। तो जैसे मैं बताया कि एक नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत कम है तो इन दैट केस हम क्या बोलते हैं कि ये सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत कम है तो हम उसको पूरा लिख देते हैं, नहीं तो हम लोग सैंपल स्पेस पे नंबर ऑफ एलिमेंट खाली लिखते हैं। एग्जांपल का हिसाब से अगर हम बोले कि एक कॉइन को अगर हम टॉस कर रहे हैं, एक एग्जांपल अगर लूंगा मैं, एक कॉइन इज टॉस्ड,
ए कॉइन इज टॉस्ड। तो इसमें अगर मैं सैंपल स्पेस लिखूंगा तो सैंपल स्पेस मेरा हो जाएगा क्या, हेड और टेल। अगर मैं दो ठो कॉइन को टॉस करता हूं, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, तो इसमें हमारा सैंपल स्पेस जो होगा मेरे को पता है कि वो हो सकता है हेड हेड या फिर हेड टेल या फिर टेल हेड या फिर टेल टेल। ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस जिसको हम लोग लिखने वाले हैं। अगर हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, ये डाई इज रोल्ड, हम लोग डाइस बोलते हैं सिंगुलर को, अगर सॉरी प्लूरल को अगर एक ठो होता है तो हम उसको डाई भी बोलते हैं, है ना। डाई इज रोल्ड, तो उसमें हमारा सैंपल स्पेस जो आता है 1 2 3 4 5 6। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि नंबर 4 ए कॉइन एंड ए डाई, कॉइन एंड ए डाई आर रोल्ड या फिर थ्रोन, या फिर हम थ्रो बोल सकते हैं, आर थ्रोन। अगर कॉइन एक ठो और डाई एक ठो को हम थ्रो किए तो हमारा सैंपल स्पेस क्या आने वाला है, यहाँ पे हो सकता है हेड 1 आएगा, मतलब क्या हो गया, कॉइन में हेड आएगा और डाई में 1 आएगा, तो हो सकता है हेड 2 आएगा। ऐसे करते करते हमारा हो सकता है हेड 6 आएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा टेल 1, टेल 2 या फिर टेल 6। तो ये हमारा 12 आउटकम निकल के आ गया। पता चल गया सबको कि हमारा सैंपल स्पेस जो है हम लिख सकते हैं अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत कम है। लेकिन ये सोचो कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ही बहुत ज्यादा है सैंपल स्पेस में, तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, सैंपल स्पेस में खाली नंबर ऑफ एलिमेंट लिख देते हैं। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस is more, then we write only the number of elements. We write only the number of elements. तो हम बात करते हैं अभी 2-3 तो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का, जिसमें हमको पता है कि सैंपल स्पेस में कितना तो एलिमेंट आएगा। तो 2-3 तो हम लोग नोट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं क्या, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स, अगर एक कॉइन को मैं n टाइम्स थ्रो करूंगा और n कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, n कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, तो कितना होगा सैंपल स्पेस। तो इन दैट केस हमारा जो सैंपल स्पेस आता है n ऑफ s इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। ओके, हम इसका वैल्यू भी देख चुके हैं। यहाँ पे एक ठो पॉइंट को हम टॉस किए थे तो हेड टेल आया था, 2 ठो आया था, जबकि हम अगर 2 ठो कॉइन को टॉस किए तो 1 2 3 4, दैट इज 2 टू द पावर 2 4 आया। ओके, ये हमारा पहला हो गया। अगर हम नंबर 2 बोलते हैं, इफ ए डाई इज रोल्ड वंस या फिर n टाइम्स, इफ ए डाई इज रोल्ड n टाइम्स और n dice are rolled once, तो फिर हमारा सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा, n ऑफ s इज इक्वल टू 6 टू द पावर n। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो ये कॉइन का केस में हो गया और ये डाइस का केस में आ गया। अब हम देखते हैं तीसरा कि इफ आर डिफरेंट थिंग्स आर selected, different things are selected from n different things, different things are selected from n different things,
तो इन दैट केस हमारा n ऑफ s जो है वो क्या आने वाला है, n ऑफ s इज इक्वल टू कितना होगा, NCR। तो ये हम नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं। फिर हमारा आ गया क्या, हम अरेंजमेंट के बारे में अगर बात करेंगे तो अगर n डिफरेंट थिंग्स है उसको हम अगर अरेंज कर रहे हैं एक लाइन में तो क्या होता है, अगर n डिफरेंट थिंग्स से सर्कल में अरेंज करते हैं तो क्या होता है, सब अलग अलग केस आता है तो हम एक केस ही उसमें से कंसीडर करके लिख देते हैं क्या होगा। ठीक है, चलो नंबर 4 में लिखता हूं, if n different things are arranged in a row, तो फिर यहां पे हमारा n ऑफ s जो है वो क्या आ जाता है, n फैक्टोरियल। तो ये दो ठो लास्ट पे जो दो ठो में दिया ये हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ऊपर बेस होके है, और जैसे मैं बताया कि चैप्टर में भी हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का काफी यूज आता है। ऑलराइट ना, क्लियर, इतना हो गया, सैंपल स्पेस के बारे में आइडिया हो गया सबको। चलो अब देखते हैं कि सैंपल स्पेस का अगर बात करेंगे तो उसमें से हमको ये दो चीज जानना पड़ेगा कि सैंपल पॉइंट क्या होता है और उसमें से इवेंट क्या होता है। जैसे मैं एक तो क्या नाम है उसका, सैंपल स्पेस लिखा तो 1 2 3 4 5 और 6, तो एक तो डाई को अगर हम फेंके तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस में से मैं जो भी लूंगा, जो जो एलिमेंट लूंगा, जितना सारा एलिमेंट इसके अंदर है, हर एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, सैंपल पॉइंट। हर एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट। ये जो है ना, ये 1 इज ए सैंपल पॉइंट, 2 is a sample point, means each element of sample space is called a sample point. ओके, तो इस केस में हमारा 6 तो सैंपल पॉइंट आया। तो अब आ गया हमारा क्या, इवेंट का बात। इवेंट किसको बोलते हैं, इवेंट को हम लोग नॉर्मली कैपिटल ई लेटर से डिनोट करते हैं, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट कंडीशन नहीं है कि ई में ही डिनोट करोगे, कुछ और नाम भी हम दे सकते हैं। तो इवेंट ई क्या होता है, इट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। तो जो भी सबसेट इसमें से लोगे, ये 1 एक तो सबसेट हो गया सैंपल स्पेस का। क्या 1 एक इवेंट है, हाँ। क्या 1,2 ये एक इवेंट है, यस। क्या 2,3,4 क्या ये एक इवेंट है, यस। ऑल दीज आर द इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो कितने सारे इवेंट निकलेगा इसमें, काफी सारे, जितना सारे सबसेट निकलेगा। सबको पता है कि इसमें 2 to the power 6 नंबर ऑफ सबसेट्स आता है, 2 to the power 6 नंबर्स ऑफ इवेंट हम यहां से निकाल सकते हैं। ओके, तो हर एक जो है एक एक इवेंट है। अच्छा, ये इवेंट को अभी हम क्या, हम डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक बोल सकते हैं हम लोग को सिंपल इवेंट, और एक बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट बोलने से जिसमें एक एलिमेंट खाली होता है तो उसको हम लोग सिंपल इवेंट बोलते हैं। ये इवेंट सिंपल इवेंट हो गया, ये कंपाउंड इवेंट हो गया, ये कंपाउंड इवेंट हो गया। सिंपल इवेंट मतलब हो गया क्या, ओनली वन एलिमेंट, इवेंट having only one element, this is called simple event। और कंपाउंड इवेंट क्या हो गया, इवेंट having more than one element, more than one element। तो इसको हम लोग सिंपल और कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। इस सब तो पहले भी जानते हो, खाली मैं एक बार और बता देना। ऑलराइट, चलो ये जो इवेंट हम लोग सिंपल इवेंट, इम्पल्स और ये इवेंट देखे, उसके बाद और दो इवेंट भी हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो को हम लोग बोलते हैं क्या, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ऑलराइट, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट।
जैसे मैं बताया कि यहाँ पे देख रहे हो क्या कि एक डाई को अगर हम थ्रो किए तो हमारा सैंपल स्पेस में एक सेट एलिमेंट आ गया। अगर मैं ये पूछूं कि एक डाई को अगर मैं फेंका, बोलो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि पहले से थोड़ा बहुत जानते हो इसलिए ये क्वेश्चन भी मैं बोल दे रहा हूं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, तो ये 7 तो आ नहीं सकता, 7 तो आ नहीं सकता कभी, तो इसमें हमारा कोई भी इवेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इवेंट जो है ना वो तो हमेशा सैंपल स्पेस का ही सबसेट होता है। मतलब इसमें जो होगा इसी में से हम इवेंट खोजेंगे, तो इसमें से मेरे को कोई भी इवेंट नहीं मिल रहा है जो कि 7 है, तो मैं क्या करूंगा, इवेंट इज आल्सो ए सेट, ये भी हमारा एक सेट है, जैसे सैंपल स्पेस एक तो सेट है, इवेंट भी हमारा एक तो सेट है, तो ये क्यों की सेट है तो इसको सेट का फॉर्म में हम लिखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, या फिर इसको अगर हम लोग डिनोट करेंगे तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस 5। तो ये हो गया हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, ये कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे ही हम श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट कब बोलेंगे, अगर वही एक्सपेरिमेंट का ऊपर बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 7, तो अब अगर हम डाई को फेंकेंगे तो 7 से कम ही आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर एलिमेंट इसमें आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा ए सेट सेल। तो ये जो इम्पॉसिबल इवेंट देखते हो ना, ये हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट इवेंट होता है, मतलब इससे छोटा इवेंट नहीं हो सकता। ऑलराइट, तो हम अगर इवेंट में देखेंगे, इवेंट का सबसे छोटा वाला वैल्यू क्या आएगा, एन ऑफ ई का सबसे छोटा वाला वैल्यू कितना आता है, मिनिमम इज इक्वल टू 0, उससे कम तो आ नहीं सकता, कोई भी इवेंट का मिनिमम वैल्यू 0 आता है। ऐसे ही ये वाला हमारा हो गया क्या, लार्जेस्ट इवेंट, सबसे बड़ा इवेंट हो गया हमारा सैंपल स्पेस सेल, या फिर एन ऑफ पी और इज मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया हमारा, एन ऑफ एस के साथ सेम होगा। आई होप सबको समझ में आया इवेंट जो होता है क्या है, उसके बाद उसमें से सिंपल इवेंट, क्या बोलते हो, क्या नाम है उसका, इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट, पता चल गया सबको? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट हो गया क्या, इक्वली लाइकली इवेंट। तो हम ज्यादातर क्वेश्चन जो बात करेंगे वो सब इवेंट क्या होगा, इक्वली लाइकली इवेंट। ओके, उसमें ज्यादातर मतलब ज्यादातर क्वेश्चन में हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट का बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, कुछ अब क्वेश्चन में वो अलग दे देगा, दैट इज ए डिफरेंट इशू। तो इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, जैसे ये वाला हम सैंपल स्पेस देख रहे हैं, इसका अंदर में जितना सैंपल पॉइंट है वो हर सैंपल पॉइंट का प्रोबेबिलिटी जो है सेम निकलेगा। इसमें जितना सारा सैंपल पॉइंट है, इसका 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 हर एक का सैंपल पॉइंट का प्रोबेबिलिटी अगर सेम निकलता है तो हम उसको बोलते हैं क्या, इक्वली लाइकली इवेंट्स हो जाता है। मतलब इसका अंदर में जितने सारे इवेंट है सारे इक्वली लाइकली है। हम ये अच्छा ये केस हमारा कब आता है, हम बोलते हैं कभी कभी क्वेश्चन में वो वर्ड देखा होगा तुम लोग, लिखा होगा कि ए फेयर डाइस, ए फेयर कॉइन, या फिर ए अनबायस्ड कॉइन, ए फेयर डाइस, ए फेयर डाइस, अनबायस्ड डाइस। तो वो केस में क्या होता है, हम लोग का कुछ भी आ सकता है और इक्वली वो लोग का आउटकम्स आ सकता है। मतलब जो भी है इसमें ये सैंपल पॉइंट में जितने सारे एलिमेंट है हर एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी सेम आएगा। हर एलिमेंट क्यों नहीं आ सकता दूसरे के जैसे, तो वो उसके केस है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। मतलब देयर इज पॉसिबिलिटी, मतलब इसमें सैंपल पॉइंट में ईच एलिमेंट of sample point have same probability। बोलोगे सर ये तो हमेशा होता है, नहीं हमेशा नहीं होता है। कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है कि ए डाई इज, सॉरी डाई बोलते हैं या फिर कॉइन, ए कॉइन इज बायस्ड सो दैट
head is 4 times more likely come to as tail, तो ऐसे भी बोल देता है, तो उसको बायस्ड कर दिया गया, मतलब एक साइड उसका हम लोग कुछ अनफेयर चीज उसमें कर लिए हैं ताकि उसमें हेड आने का पॉसिबिलिटी ज्यादा आ जाता है। तो केस में हमारा इक्वली लाइकली इवेंट तो नहीं है। तो हम लोग बात करें ज्यादातर क्वेश्चन में इक्वली लाइकली इवेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, समझ में आए ना? वैसे डाइस के बारे में बात करेंगे। डाइस को ऐसे बना दिया गया, उसमें ऐसे वेट पे डाल दिया गया कि वो वाला नंबर जो ज्यादा पर आ जाएगा, ऐसे उसमें बनाया गया होगा। सो दैट इज नॉट ए फेयर डाइस या फिर फेयर डाई। आया समझ में? चलो, ये हो गया हमारा इक्वल लाइकली इवेंट। ठीक, अब कुछ डाउट है? Each element of sample space हुआ, each element of sample point. Each element of sample space, each element of sample space, point नहीं है, sample point तो एलिमेंट हो गया। each element of sample space, sample space का each element जो है तो वो होगा, वो तो sample point हो गया फिर, है ना? चलो, ये हो गया। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब बोला जाता है उस समय इवेंट्स बोला जाता है, मतलब एक इवेंट का बारे में बात नहीं किया जा रहा। अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब बोला जाता है, अभी दो इवेंट का बारे में बात किया जाता है मिनिमम। तो मान लेते हैं एक इवेंट ए है, वही सेम एक्सपेरिमेंट में 1, 3, 5, और एक इवेंट बी है 2, 4, 6। तो हम क्या कर रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं, एंड वी सी वी आर गेटिंग 5 हियर। तो हम क्या बोलेंगे कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पूरा सिंपल सा फंडा है क्या कि दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, अगर कुछ एलिमेंट नहीं आता है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होता है जब उनका इंटरसेक्शन 5 होता है। इन अदर वर्ड सिंपल कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो जाके वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। ठीक है, समझ में आया ना? तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में डिफाइन क्या होगा। हमको कभी-कभी देता है, एक क्वेश्चन में दे देता है कि एक्सपेरिमेंट क्या हुआ है, उसमें वही एक्सपेरिमेंट का ऊपर काफी सारे इवेंट दे दिया होगा, और उसमें से पूछेगा कि बताओ ए बी सी डी ई 5 को इवेंट दे दिया है, बताओ इनमें से कौन कौन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या कौन कौन नहीं है। ओके, तो उसमें से देख लेना, कॉमन इंटरसेक्शन लेना, अगर कॉमन आएगा तो दिस। चलो, नेक्स्ट आ गया क्या? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया फिर से। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें ना हम सैंपल स्पेस निकाले, उसमें हम सैंपल स्पेस निकाले। चलो, वही सेम एक्सपेरिमेंट को लेके मैं बता रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, यही एक्सपेरिमेंट का ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, 2-4 तो इवेंट लिख रहा हूं। देखते हैं वो 2-4 तो इवेंट क्या क्या है। एक इवेंट E1 है इज इक्वल टू 1, एक इवेंट E2 है इज इक्वल टू 1 to 4, एक इवेंट E3 है 3, 4, 5, एक इवेंट E3 है 3, 5। ओके, एक इवेंट E4 है 3, 6। हो गया? चलो, हम यहाँ पे 4 तो इवेंट लिखे फॉर द सेम एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें काफी सारे सैंपल स्पेस हमारा क्या है पता चल गया। डाई हम थ्रो किए हैं, उसका अंदर में मैं 4 तो इवेंट लिखा E1, E2, E3, E4। ओके, ये इवेंट सब हमको कहां से मिला? यहां से ही मिला। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इवेंट, और भी इवेंट हो सकता है, मैं ये 4 इवेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मेरे को बताओगे कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 कितना होगा, बता सकते हो क्या? E1 यूनियन E2 कितना? S ही आ रहा है क्या? तो इट इज कमिंग S। तो अगर ऐसा आ गया तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गया।
ठीक है, ये एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया। अच्छा, एक और चीज देखते हैं। अच्छा, मान लेते हैं यहां पे मैं 3 ठो और डिफाइन करता हूं। ये मान लेते हैं एबीसी करके लिख देता हूं इसको। ए इज इक्वल टू 1 3, बी इज इक्वल टू 2 4 और सी इज इक्वल टू 5 6। तो मेरे को बता, ए यूनियन बी यूनियन सी, अब क्या आ रहा है? अभी भी ए सी आ रहा है, क्योंकि अभी भी ए आ रहा है, इसका मतलब ये भी एग्जॉस्टिव इवेंट होना चाहिए, ये भी एग्जॉस्टिव इवेंट होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि दिस इज ए सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स एंड दिस इज अनदर सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और यहां पे है, ये जो एग्जॉस्टिव इवेंट है ना, ये एग्जॉस्टिव के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। समझ रहे हो मेरी बात? दिस इज एग्जॉस्टिव इवेंट है, साथ ही साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। तो यू कैन सी ए इंटरसेक्शन बी 5 आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी 5 आ रहा है, और ए इंटरसेक्शन बी भी 5 आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, नथिंग इज कॉमन हियर, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5 and also A intersection C is equal to 5. You can see here ना, तो ये इवेंट्स तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सॉरी एग्जॉस्टिव था, क्योंकि इनका सैंपल स्पेस मिलाने से इतना हो रहा है, साथ में ये क्या हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गया। तो ये इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड क्या हो गया? एग्जॉस्टिव इवेंट। तो ये इवेंट हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। और ये इवेंट जो दे है, ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, लेकिन यहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि देख सकते हो E1 इंटरसेक्शन E2 में आ रहा है वैल्यू कितना? 1 कॉमन। E2 इंटरसेक्शन E3 में नहीं, E2 इंटरसेक्शन E3 में कुछ नहीं है कॉमन, और E3 इंटरसेक्शन E4 में भी कॉमन है। तो अगर बात करें मैं ये बोलूंगा E1 E2 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है, E1 E3 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, E1 E4 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, E2 E3 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, E2 E4 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, E3 E4 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है। आया समझ में? तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट में फर्क पता चला। एग्जॉस्टिव इवेंट्स म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो सकता है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ना हो। ये सब एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ना हो। ऐसे ही हो सकता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स एग्जॉस्टिव ना हो। एग्जॉस्टिव तब होता है जब वो सारे इवेंट्स का यूनियन करोगे तो सैंपल स्पेस आ जाता है। पता चला क्या? सारे इवेंट्स का अगर यूनियन करोगे सैंपल स्पेस आता है, तो वो होता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स, और ये हो गया हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। अच्छा, और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट अगर ले लेता हूं ना, तो इनका प्रोबेबिलिटी सबको मिला दोगे तो 1 आएगा। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है तो उनका प्रोबेबिलिटी सब मिलाओगे तो 1 आएगा। इसका नहीं आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1 नहीं आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी और हो सकता है, अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन वगैरह भी है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C लिखोगे, इट इज गोइंग टू बी 1 हियर, बट इन दिस केस इट इज नॉट गोइंग टू बी 1। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes sir. Yes sir. Yes sir. चलो, ये बात हो गया हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट का। अभी हम लोग आ जाते हैं क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। तो ये डिस्क्रीट वर्ड में क्यों लगाया? क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल सकते हैं कंटीन्यूअस सैंपल स्पेस में भी और डिस्क्रीट सैंपल स्पेस में भी। कंटीन्यूअस सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो नॉर्मली हमारा ज्योमेट्री का बात होता है, ज्योमेट्री में आता है। जैसे दिया होगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ओके, एक सर्कल है या फिर एक फेन घूम रहा है, हम एक बॉल फेंके ऊपर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल हिट द ब्लेड ऑफ द फेन, ओके। तो फेन जो घूम रहा है वो कितना एरिया में घूम रहा है वो देख लेना, फिर ये जो ब्लेड सबका एरिया कितना है देख लेना। तो दैट इज कंटीन्यूअस केस आ गया। तो हम लोग को कंटीन्यूअस का बात अभी नहीं करेंगे, हम बात करेंगे क्या? डिस्क्रीट सैंपल स्पेस के बारे में।
डिस्क्रीट सैंपल स्पेस क्या हो गया? अब जो सैंपल स्पेस में लिखा हूं वहां पे डिस्क्रीट, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 आर नॉट कंटिन्यूअस नंबर्स, दे आर कंजुगेटिव नंबर्स है, ठीक है, बट दे आर नॉट क्या कंटिन्यूअस नंबर्स, क्योंकि 1 और 2 का बीच में तो करोड़ करोड़ नंबर है। आ रहा समझ में? और हम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे, क्या डाइस को नहीं, हाँ, तो कॉइन को दो तो फेंक के तो हेड टेल टेल हेड, ये कंटिन्यूअस नहीं है। और कंटिन्यूअस जो होता है हम लोग बात कर रहे हो किसका ऊपर? ज्योमेट्री का ऊपर बात करेंगे, हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट सैंपल स्पेस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कैसे निकालेंगे? n ऑफ s इज इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उसमें देखेंगे कि n ऑफ s कितना हो रहा है, फिर n ऑफ e कितना है, e बोलने से इवेंट है, इवेंट में कितना एलिमेंट है, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट e इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट e इज इक्वल टू n ऑफ e डिवाइडेड बाय n ऑफ s। तो यही छोटा सा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला को हमको यूज करना है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दिस इज द फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज। लेकिन हमारा सब जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम n ऑफ e से शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते हैं तो n ऑफ s तो आराम से निकलेगा एक्सपेरिमेंट देख के, बट n ऑफ e के लिए प्रॉब्लम होता है, उसके लिए हमको समझना पड़ता है लॉजिकली वो क्वेश्चन क्या बोला है, मेरे को कौन सा इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है। ठीक है, अब बात हो गया कि इवेंट जब हम लेते हैं, कभी कभी क्या होता है इवेंट निकालते समय बहुत सारे केसेस कंसीडर करना पड़ता है। इवेंट के कितना तो एलिमेंट है, बहुत सारे केसेस कंसीडर करना पड़ता है। वो केस में हम क्या करते हैं, इवेंट में कितना तो एलिमेंट हो वो ना निकाल के हम लोग क्या कर लेते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ द इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। और इवेंट और उसका कंप्लीमेंट जो होता है ना, इवेंट और उसका कंप्लीमेंट सबको पता है। इवेंट का कंप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे तो क्या हो गया, कंप्लीमेंट ऑफ अन इवेंट। तो मान लेते हैं एक इवेंट ई है और सैंपल स्पेस हमारा ई है, ई डैश सॉरी एस है, तो कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट को हम लोग ई टू द पावर ई डैश लिख देते हैं, या फिर ई टू द पावर सी लिख देते हैं, या फिर ई का ऊपर एक बार लगा देते हैं। ये तीनों यूज होता है कंप्लीमेंट ऑफ द इवेंट के लिए। और वो कैसे निकालते हैं हम लोग, एस में से ई निकाल देंगे, तो है ना, एस में से अगर ई निकाल दोगे तो फिर हमारा हो जाएगा क्या, कंप्लीमेंट ऑफ द इवेंट। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट? ये हमारा सेट जैसा ही चल रहा है, अभी तक तो हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकाले, ये सब सेट जैसा दिखाई दे रहा है मेरे को। तो ई कंप्लीमेंट इस सेट जैसा, कोई भी सेट से हम ई हटा दे तो आ जाएगा ई कंप्लीमेंट। जैसे ये मान लेते हैं तो सेट है, ये सेट है हमारा एस, है ना, ये सेट हमारा एस है। यहां से यहां तक का पार्ट जो मैं देख रहा हूं, ये वाला पार्ट ई है। कौन सा पार्ट? जो लेफ्ट हैंड साइड में मैं दिखाई दे रहा हूं, वो जो पार्ट है वो हमारा ई है। तो ऑब्वियस बात है कि ये हमारा ई डैश होगा, हाँ या ना बोलो। ई ये है तो ई डैश ये है। अब कोई मेरे को बताएगा कि ई और ई डैश म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है क्या? ई और ई डैश म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है क्या? यस। अच्छा, क्या ये एग्जॉस्टिव भी इवेंट है ई और ई डैश? यस सर। तो फिर ये दोनों का प्रोबेबिलिटी मिलाने से कितना होना चाहिए? 1। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1। और प्रोबेबिलिटी ई निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश निकाल सकते हैं। तो कभी कभी हमको ये फंडा भी लगाना पड़ता है। जब हम देखेंगे कि इवेंट निकालने में हमको ज्यादा झंझट है, ज्यादा तकलीफ है, ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो हम इवेंट ना निकाल के उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, फिर 1 माइनस उसका कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इवेंट का प्रोबेबिलिटी हो गया। क्या समझ में आया सबको? यस ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं फिर क्या, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है।
सबको पता भी होगा शायद, है ना। तो जैसे हम डिफाइन किए प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को हम लोग लिखे क्या, एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस, हो गया। तो अगर मैं एक तो सैंपल स्पेस, अगर मैं एक तो इवेंट करूं तो उसका सैंपल स्पेस तो फिक्स्ड हो गया, तो सैंपल स्पेस उसमें से फिक्स्ड हो गया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो चेंज होने वाला है वो ई में चेंज होगा। हम अलग अलग इवेंट बोलते जाएंगे, ई का वैल्यू अलग अलग होते जाएगा और इवेंट का वैल्यू भी अलग अलग होते जाएगा। इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट अलग अलग होते जाएगा, तो कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। तो हमारा जो इसका वैल्यू जो आता है कम या बेसिक क्यों डिपेंड करेगा, ये वाला पार्ट डिपेंड करेगा। ये इवेंट जो है वही डिपेंड करेगा कि इसका वैल्यू कम है या ज्यादा है। मतलब इसका अगर वैल्यू सबसे स्मॉल है तो फिर प्रोबेबिलिटी सबसे कम आएगा, इसका वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा आएगा। अब बता मेरे को इवेंट का सबसे छोटा वाला वैल्यू कौन सा था, 0 था, नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें 0 था। तो पीई अगर मैं मिनिमम का बात करूंगा तो फिर एन ई का मिनिमम वैल्यू ले लूंगा बाय एन ऑफ एस, ये तो 0 है, बाय एन ऑफ एस, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी का मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 हो गया। इसका बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट, ऐसे ही पी का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो क्या मिलेगा, एन ऑफ पी का मैक्सिमम वैल्यू। मेरे को लगता है ये भी मैं बता चुका हूं क्या है, बाय एन ऑफ एस, इट इज एन ऑफ एस बाय एन ऑफ एस एंड दैट विल मेक इट व्हाट, 1। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से लेकर 1 का बीच में आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी अगर 0 से 1 का बीच में आया तो सही, अगर 0 से 1 का बीच में नहीं है तो 100% गलत है। मतलब नेगेटिव नहीं आना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। सबको समझ में आया तक? Yes sir. चलो Yes sir. ठीक है, तो हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। अच्छा, ये ऑड्स का बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं, काफी थ्योरी हो गया, अभी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर ऑड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन सब अभी हम करने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा क्वेश्चन? Yes sir. हाँ, क्या लिखा है, 2 dice are rolled, 2 dice are thrown, find the probability of getting a doublet, sum of the number is 6 etc जो भी है। तो अगर 2 डाइस को हम फेंक दिए तो हमारा सैंपल स्पेस जो है क्या होने वाला है, n ऑफ s अगर मैं बात करूं तो n ऑफ s हो गया हमारा 6 का स्क्वायर साइड 36। अगर मैं उसमें से कुछ एलिमेंट लिखने का कोशिश करता हूं तो इट इज कमिंग समथिंग लाइक दिस 1,1 1,2 1,3, कुछ ऐसा ना, ऐसे करके 1,6 और ऐसे में बढ़ते जाऊंगा तो हमको मिलेगा लास्ट में 6,1 6,2, ऐसे करते करते जाओगे 6,6। when these are the outcomes when we throw a pair of dice, एक पेयर ऑफ डाइस को अगर मैं फेंकूंगा तो आउटकम्स कुछ ऐसे आने वाला है। क्या सबको समझ में आ रहा ना ये? तो या तो हम ये पूरा का पूरा लिख देंगे, लेकिन 36 बहुत ज्यादा है तो इसीलिए हम नंबर ऑफ एलिमेंट लिख के भी काम चालू कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये सारे इवेंट के बारे में बात करते हैं। बिट ए हमको क्या बोला है, क्या है इवेंट, डबलेट। तो इवेंट का नाम कुछ दे देते हैं ई और बोलते हैं कि ये क्या पूछा है मेरे को, डबलेट। डबलेट का मतलब क्या हो गया बोलो, दोनों में सेम नंबर आएगा। ओके, डाइस में दोनों में सेम नंबर आएगा तो हम उसको डबलेट बोलेंगे। तो देयर आर पॉसिबिलिटी दिस थिंग्स 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। तो ये हो गया हमारा पॉसिबिलिटीज जो कि डबलेट में आ सकता है। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी क्या होता है, 6/36 1/6। ओके, ठीक है ना। एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं कि यहाँ पे जो हमको बोला है
हम जो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी अपन इवेंट, कहां लिखे थे, प्रोबेबिलिटी अपन इवेंट जो लिखे थे n ऑफ p बाय n ऑफ s, इसको हम एक अच्छी तरह से डिफाइन भी करते हैं कैसे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, मतलब हमको सैंपल स्पेस पे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस देखना पड़ता है, n ऑफ e इज दैट वन, और ये नीचे बोला तो ऑल आउटकम्स, और यहाँ पे फेवरेबल केसेस, क्योंकि कभी कभी कोई सोचता है, बोलता है कि सर ये आएगा कोई गारंटी है, ये आएगा कोई गारंटी, आप तो लिख लिए कि ऐसे 1 1 2 2 3 3, सॉरी ये कुछ गलत लिख लिया क्या मैं, सॉरी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये मैं गलत लिख दिया था ना, डबलेट 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 हो गया। कहीं बोलेगा सर ये आएगा कोई गारंटी है क्या, नहीं, वो तो मैं बोल रहा हूँ कि गारंटी तो है नहीं, प्रोबेबिलिटी तो अनसर्टेनिटी का ही कैलकुलेशन करना है, अनसर्टेनिटी का ही कैलकुलेशन करना है, ओके। और हम सोच रहे कि क्या पॉसिबिलिटी है कि ये आ जाए, क्या पॉसिबिलिटी कि ये आ जाए, तो ये हमको जो आंसर बता रहे हैं 6 टाइम्स अगर हम फेंकेंगे पेयर ऑफ डाइस को, ये आ सकता है, लेकिन जनरल केस में नहीं आता है, जनरली हम आता नहीं है। जैसे हम खेलते हैं, बिजनेस करते हैं, लूडो खेलते हैं, हम बोलते हैं कि ये आ जाएगा, चलो 6 आ जाए, 6 आए, 6 बार क्या, बहुत सारे टाइम फेंकने का बाद भी वो नहीं आता है, फिर ये हमारा आंसर जो है गलत होना चाहिए। लेकिन ये बहुत नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करोगे तो, जैसे 10,000 बार करोगे तो हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही आ सकता है। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हमको फेवरेबल केस लेना है, मतलब जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है वही चीज को हम फेवरेबल, वो कब कब आ सकता है, वो कितने बार है सैंपल स्पेस पे, उसी को देखना है, ठीक है। नंबर 1 हो गया। बिट बी हम देखते हैं, बिट बी क्या बोला है, सम ऑफ द नंबर इज 6, e is equal to sum of number is 6, मतलब क्या हो गया, और डाइस में अगर हमारा नंबर देख रहे हैं, 2 डाइस है तो नंबर अगर देख रहे हैं तो पहला में कितना आया, दूसरा में कितना आया, जोड़ोगे 6 आना चाहिए, तो जाके हम उसको लेंगे। तो कब कब आता है हमको देखना है, ओके। ये खुद से बनाना पड़ेगा, भले बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज तो है नहीं। जैसे पहला में 1 आया, दूसरा में 5 आया, तो 1 और 5 मिलाने से 6 हो गया, 1, 5, और ये हमारा यहाँ पे होना चाहिए सैंपल स्पेस में। ऐसे मन कुछ भी वैल्यू लेके नहीं आ जाएंगे, जो सैंपल स्पेस के अंदर में होगा उसी से हम निकालेंगे, क्योंकि ये सबसेट है सैंपल स्पेस का। तो अगर 1 5 हो गया तो 5 1 भी ले लो तो 6 हो जाएगा। फिर क्या आ सकता है, 2 4 आ सकता है, और 2 4 आ गया तो 4 2 भी ले सकते हैं, और साथ में हम क्या ले सकते हैं, 3 3। तो ये आ गया हमारा क्या, इवेंट में क्या क्या एलिमेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट कितना हो गया, मतलब 5/36। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट ना? यस सर। चलो, फर्स्ट बिट हो गया, सेकंड बिट हो गया, थर्ड बिट क्या बोला है, सम ऑफ द नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ओके। बिट सी बोला है क्या, सम ऑफ नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, बिट सी। सम ऑफ numbers is perfect square। ये इवेंट का नाम ई है, इसमें सम ऑफ द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि अगर 2 डाइस को फेंक रहे हैं, सम 2 से शुरू हो रहा है, 12 में खत्म हो रहा है कि नहीं? सम 2 से शुरू होके 12 में खत्म होगा। अगर हम बात करेंगे डाइस का, तो 2 से शुरू होगा, 12 में खत्म होगा। मिनिमम जो है वो 2 है जब दोनों में 1 1 आया होगा, और मैक्सिमम 12 है जब दोनों में 6 6 आया होगा। मतलब 2 से 12 का बीच में हमको देखना है कि सम परफेक्ट स्क्वायर कब हो रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा नंबर ले सकते हैं हम लोग? 1 4 1 4 9 1 4 9। तो 1 तो नहीं है सम में, 4 9 4 और 9, ये 4 और 9 लेंगे, 4 और 9। तो देखते हैं 4 कब कब हो सकता है। सिंपल बात है, 1 और 3 लेने से 4 होगा,
3 और 1 लेने से भी 4 होगा, 2 और 2 लेने से भी 4 होगा। तो ये हमारा 4 के लिए हो गया। फिर हम 9 के लिए देखेंगे। 9 के लिए कहां से कहां तक शुरू करेंगे? सबसे छोटा वाला देखो जिसमें 9 होता है मिलाने से, 3 6 ये 9 हो गया, 6 3 ये भी 9 हो गया, 4 5 9 हो गया, 5 4 ये 9 हो गया। बस ऐसे कैलकुलेट कर लो, हो गया। ठीक है, चलो अब फिर e का वैल्यू ये हो गया, तो प्रोबेबिलिटी पर e का निकाल सकते हैं वैल्यू। कितना तो है जरा देख लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 डिवाइडेड बाय 36। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट? Yes sir. Yes sir. चलो फिर डी बीट जो है मेरे को बोला, जो है डी बीट क्या बोला है देखते हैं। क्या बोला है? सम ऑफ द नंबर्स इज ए परफेक्ट क्यूब। तो कौन सा का लेंगे बताओ? 8 का ही लेंगे खाली। सम इज परफेक्ट क्यूब, तो खाली 8 का लेंगे। परफेक्ट क्यूब मतलब हम खाली 8 का लेने वाले हैं। तो 8 कैसे आएगा बताओ? पहला 2 6 में आएगा ना, फिर 6 2 3 5 5 3। These are very simple questions. 4 4। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा जरा बताओगे? चलो ये हो गया हमारा 5/36। ये डी बिट हो गया। ई देखते हैं क्या लिखा है। ई क्या लिखा है? सम ऑफ द नंबर शोन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ओके, सम ऑफ नंबर शोन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ई सम ऑफ numbers shown greater than equal to 5। greater than equal to 5 का मतलब हमको क्या लेना पड़ेगा? 5 6 7 8 9 10 11 12 इतने सारे चीज का लेना पड़ेगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 तो इतने सारे चीज का लेना पड़ेगा। और ये तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है मेरे को लगता है। तो जो छूट गया और कौन कौन सा है? हमारा सम 2 से शुरू होता है और खत्म होता है 12 में। जो छूट गया वो कौन कौन है? 2 3 4 तो वो तो आसान रहेगा ना। तो यहाँ पे फिर ई निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। मुश्किल होगा थोड़ा नहीं, काफी मुश्किल होगा। तो इसीलिए हम ई ना निकाल के यहाँ पे ई डैश निकालना प्रेफर करेंगे। तो सम जो है ना इज 2 और 3 और 4। ये 3 टोटल बच गया। 2 3 4 हम निकाल देंगे। तो 2 तो निकाल ही सकते हैं, 1 1 होके 2 ही निकलता है। और 3 कैसे निकलेगा? 1 2 2 1। और 4 कैसे निकलेगा? 1 3 3 1 2 2। जरा बताओ सबको समझ में आया क्या यहाँ तक? Yes sir. Yes sir. तो मेरे को खाली इतना बता दो कि why I have taken e dash here। हम e में क्यों काम नहीं किए? Sir, it is probably बहुत बड़ा हो जाए। बहुत सारे केसेस लेना पड़ रहा है। ई डैश करने में, ई करने में हमको बहुत सारे केसेस लेना पड़ रहा है। जहां पे हम देखेंगे बहुत वैल्यू आने से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे केसेस लेना पड़ेगा तो हमको दिक्कत है। अगर 5000 होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर एक लाइन में मैं कर लेता हूं तो। लेकिन इस पे केसेस सब लिखना पड़ेगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमको सोच के वैल्यू सब डालना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई बहुत सारे केसेस हम क्यों लिखेंगे, क्यों ना हम कम केसेस लिखें। फिर हमारे पास तो फंडा है P ऑफ E प्लस P ऑफ P डैश इक्वल टू 1 होता है, तो उसी से P ऑफ E निकाल देंगे। यस और नो? सो दैट इज व्हाई हम E डैश के बारे में सोचे ये क्वेश्चन में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश हो गया हमारा कितना? 1 2 3 4 5 6 6/36 मतलब 1/6। मतलब अगर हम E निकालना चाहते ना तो हमारे लिए 30 एलिमेंट आता, क्योंकि S में तो तुम्हारा 36 एलिमेंट्स है।
इसमें से 6 एलिमेंट तो ई डैश में आया, तो मतलब ई में 30 एलिमेंट होता, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना निकल के आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश 5/6, 1 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 5/6। ओके, चलो एफ क्या बोला है देखते हैं। Sum of the number is less than equal to 9. Sum of the number is less than equal to 9. Sum of the numbers is less than equal to 9. तो less than equal to 9 अगर आपको करना है तो भी वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्यों? हमको करना पड़ेगा क्या 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हम 2 से शुरू करेंगे और 9 तक पहुंचेंगे। तो so many numbers are there and so many cases are coming here, तो यहाँ पे भी हम ईडास लगाएंगे। तो एक्चुअली ईडास कहाँ लगाते हैं, एटलीस्ट एट मोस्ट जहाँ देखते हो ना वहाँ पे हम लोग ईडास लगाने का कोशिश करते हैं। ये भी एटलीस्ट लिखा जा सकता है, ये क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे एटलीस्ट लिख सकते हैं। सम ऑफ द नंबर shown is at least 5 और सम ऑफ द नंबर shown is at most 9, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एनीवे, तो हम बात कर लिए ईडास के बारे में, मतलब 2 से 9 तक चले गया, तो 10 और 11 और 12 वही सेम आंसर आएगा शायद। 10 कैसे आता है 4 6 6 4 हो गया, और क्या हो सकता है 5 5 में आएगा, 11 आएगा 5 6 6 5, और क्या हो सकता है 12 6 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश निकल गया अभी, therefore probability of e dash is equal to, this is 6/36 is equal to 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकल के कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/6 5/6, सेम आंसर निकल के आएगा। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से डाइस वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला क्या है कि 3 dice are thrown once, find the probability of numbers shown are equal, या फिर ट्रिपलेट भी बोल सकता है इसको, ट्रिपलेट अपीयर्स, वहां पे डबलेट बोला है ना, यहाँ पे ट्रिपलेट बोल सकता है, मतलब तीनों में सेम नंबर है, ट्रिपलेट बोल सकता है। ओके, तो 3 डाइस को हम फेंके तो सैंपल स्पेस कितना होगा बोलो, 3 डाइस को फेंक रहे हैं, तो व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस 6 क्यूब, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब हो रहा है कितना 216। अब हम लोग बिट ए में आ जाते हैं, इवेंट हमको जो बोला है, इवेंट में बोला है क्या ट्रिपलेट। ओके, तो ट्रिपलेट कैसे हो सकता है, 6 केस भी हो सकता है, 1 1 1 तीनों में, या फिर तीनों में 2, या फिर तीनों में 3, या फिर तीनों में 4, या फिर तीनों में 5, या फिर तीनों में 6। तो जब सब में सेम नंबर आ जाएगा तो हम उसको ट्रिपलेट बोल लेंगे, या फिर सेम नंबर ऑफ पेयर्स। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 6/36, हो जाएगा कितना 6/216, तो 1/36, अपना दिमाग में 1/36 बैठ गया। सेकेंड बिट हो गया, अब बिट सॉरी फर्स्ट बिट हो गया, अब सेकेंड बिट देखते हैं। सेकेंड बिट बोला है कि नंबर्स आर डिफरेंट, e इज इक्वल टू नंबर्स आर डिफरेंट। तो फिर ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमको बोला है कि नंबर्स आर डिफरेंट, मतलब 1 minus 1/36, 1 माइनस 1/36, नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बता रहा हूं। यहाँ पे नंबर्स आर इक्वल बोला है,
अच्छा, नंबर्स आर इक्वल का ये मतलब नहीं कि बाकी में नंबर्स आर नॉट इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो हो सकता है कि कहीं पे 1 1 2 ये भी तो आ सकता है ना, 1 1 2 भी आ सकता है, 2 2 5 भी आ सकता है। वहां पे तो तीनों नंबर अलग नहीं है ना। तो अगर दो ठो डाइस का बारे में बोलता तो इक्वल का बारे में, इक्वल को छोड़ने के बाद बाकी उसमें आ जाता है माइनस करने से, लेकिन 3 डाइस बोला है तो माइनस करने से नहीं आने वाला है। तो फिर सोचो और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, मतलब कुछ ऐसा है ना, हमको तो पता है कि 1 2 3 4 से कुछ आने वाला है, 1 2 3 4 5 6 इनमें से ही कुछ आने वाला है, ये हम श्योर है, इनका अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं आ सकता। और हमको बोला है कि तीनों में अलग अलग होगा, यहाँ पे और यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे तीनों में अलग होगा। जरा सोचो, ठीक, ओके 63। और कुछ सोचो, कुछ और सोचो, कुछ पहुंचे हो तुम, पूरा नहीं पहुंचे हो लेकिन कुछ पहुंचे हो। चलो मैं एक चीज बताता हूं, तुम बोले, मेरे को बोला कि 63 का मतलब होता है कि 6 में से 3 ठो लेना, 6 में से 3 ठो लेना, इसका मतलब होता है ये 63। तो 6 में से मैं 3 ठो ले लिया तो वो 3 ठो कुछ ऐसा आ गया, 1 2 4। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि नंबर्स आर डिफरेंट। क्या हो गया, 1 2 4। अच्छा, क्या ये 1 4 2 में नंबर डिफरेंट नहीं है क्या? बोलो। यस सर। 1 4 2 में भी तो नंबर डिफरेंट है। और सर 63 into 3 फैक्टोरियल। हाँ, 63 into 3 फैक्टोरियल, या फिर 6p3 बोल दो, समझा? यस सर। 6c3 into 3 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं, या फिर 6p3 भी बोल लो। ये हमारा परमुटेशन के ऊपर बेस करके चल रहा है, तो ये चीज परमुटेशन में भी आ सकता है। 6 ठो डिफरेंट लेटर्स और सॉरी डिजिट से उनको सजाओ भाई, 3 ठो डिजिट बनाओ, समझ में आया ना? अच्छा, एक मिनट मेरे पास सुनो, अगर मैं ये सवाल बोलता, ये अभी तो आंसर मिल गया तुम लोगों को कि इट इज 6p3 ही आने वाला है। अच्छा, लेट मी राइट इट ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग, या फिर जैसे तुम लोग सोचा उसी हिसाब से लिखते हैं। तुम लोग बाद में जो बोला ना उसी हिसाब से लिखते हैं कि पहले सिलेक्ट करते हैं फिर अरेंज करते हैं, 6c3 into 3 फैक्टोरियल, इस हिसाब से ही लिखते हैं, ये बेटर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E is equal to 6p3 of 6c3 into 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 260। चलो, अब अगर मेरा सवाल ये होता, मान लेते यहाँ पे मैं एक सवाल ऐड कर देता, क्या ऐड कर देता, ABC है ना, ऐसा ऐड करता कि द नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर, नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहला में जितना है दूसरा में उससे ज्यादा है और तीसरा में उससे ज्यादा है। पहला में जितना है दूसरा में उससे ज्यादा है, तीसरा में उससे और ज्यादा है। तो वो केस में क्या होता आंसर? वो केस में आंसर होता 6c3। क्यों? क्योंकि मैं जो ये सजाने का बात बोलूंगा 6 ठो उपाय में तो ये सच पाएगा। तुम लोग तो मेरे को बोला ना कि सर 6c3 में आप 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर लो। 6 फैक्टोरियल क्यों मल्टीप्लाई करने के लिए बोला? ये सोच के कि ये तीनों को मैं अरेंज करूंगा, तो अरेंज कर लेता हूं ना पहले, 1 4 2 4 1 2 4 2 1 2 1 4 2 4 1 6 ट्वेल्व में अरेंज कर लिया। मेरे को बोला तो मैं अरेंज कर लिया, लेकिन ये 6 में ओनली वन केस विल बी देयर जहां पे केवल असेंडिंग में रहेगा। ओनली वन केस, दिस इज द केस ओनली व्हेन दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। और कोई केस में असेंडिंग में नहीं रहेगा। मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर का बात अगर होगा तो केस में उसमें और फैक्टोरियल करना नहीं है, हमको सिलेक्ट कर लेना है, दैट्स ऑल।
उसको हमको रख देना है। क्लियर है? तो मेरा अगर ये वाला बिट में इसमें ऐड कर दिया तो इट्स आंसर विल बी 6C3 डिवाइडेड बाय 216। तो ये हमारा बिट ए हो गया, बिट बी हो गया, बिट से मैं उसको लिख देता हूं। तीन वाला है क्या? चलो नहीं है तो यहां पे कर देते हैं। बिट सी के लिए कर रहा हूं, है ना? बिट सी तो ई हो गया क्या? नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो एन ऑफ ई हो जाएगा हमारा 6C3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया हमारा 6C3 डिवाइडेड बाय 216। 6C3 तो 20 होता है बाय 216, इसको 4 में काट दोगे तो 5 डिवाइडेड बाय 54। तो ये हमारा आंसर। क्या ये क्वेश्चन का आंसर सबको समझ में आया? यस सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि die is loaded so that the probability of phase I is proportional to I। इसमें I का वैल्यू बोला है 1 2 3 4 5 6। अब हमको सवाल में ये बोला है कि find the probability that the number when die is rolled क्या हाँ करीब इवन नंबर। ठीक है, चलो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन देखो, ये एक तो वो मैं बता रहा था जो ना क्या नाम है उसका, इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, क्योंकि मेरे को तो पता है कि यहाँ पे आउटकम्स तो 1 2 3 4 5 6 ही आ सकता है, लेकिन 1 का प्रोबेबिलिटी, 2 का प्रोबेबिलिटी, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का सेम नहीं है। यहाँ पे बोल दिया है एक तो वर्ड देखो लोडेड, मतलब इसको बायस्ड कर दिया गया है, इसको ऐसा लोडेड कर दिया गया कि एक नंबर आने का प्रोबेबिलिटी जो है प्रोपोर्शनल टू उस नंबर। मतलब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आई निकालूं तो ये प्रोपोर्शनल टू आई है, ये सवाल में मेरे को बोला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इज इक्वल टू के इंटू आई होने वाला है। हमको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम ऐसे हटाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में हम देख चुके हैं काफी, मैथ में भी सेम फंडा, कुछ नया नहीं। तो यहाँ पे आई का वैल्यू लेकिन मेरे को बता दिया है कि 1 2 3 4 5 6, और मैं जब शुरू में बताया मैं कि अगर सैंपल पॉइंट हम देख रहे हैं 3 4 5 6, अगर एक सैंपल स्पेस में से अंदर में जो सैंपल पॉइंट में देख रहा हूं, उस सैंपल पॉइंट का हर एक एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी अगर निकाले और जोड़े तो 1 होगा, बोले थे कि नहीं? यहाँ पे भी सेम होने वाला है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 के अलावा कोई और तो आ नहीं सकता ना। तो इनका प्रोबेबिलिटी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आना चाहिए 1। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एंड फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 मिलाओगे तो 1 आएगा। क्यों आएगा, सबको समझ में आया क्या? यस सर। तो उसका बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि सैंपल पॉइंट का मतलब वही होता है कि हर एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी मिलाओगे तो 1 होगा। चलो अब सबको जोड़ देते हैं। तो ये दिया है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ i इज इक्वल टू k इंटू आई है, और i का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 होगा k इंटू 1 प्लस k इंटू 2 प्लस k इंटू 3। आई होप सबको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। प्लस k इंटू 5 प्लस k इंटू 6 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा 21 k का वैल्यू आ गया 1, मतलब k का वैल्यू आ गया 1/21। तो सबको पता चल गया कि k का वैल्यू 1/21 है। लेकिन हमको सवाल में पूछा क्या है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग इवन नंबर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर निकालने के लिए बोला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, इसका मतलब निकालने के लिए बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और 4 और 6,
और ये और वर्ड देखते ही हम लोग प्लस कर देंगे, क्योंकि ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो इनको ऐड करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, और वर्ड देखते ही ऐड कर देना है 2 4 6। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या होना चाहिए? 2k बोला है, इट विल बी 2k प्लस 4k प्लस 6k is equal to 12k. All of you got it? Yes sir. तो ये बन गया हमारा 12 into 1 by 21, 3 में काटेंगे तो 4 divided by 7। तो ये क्वेश्चन को देख के समझ जाओ कि हमारा जो क्या नाम है उसका इक्वली लाइकली इवेंट का सिग्निफिकेंस क्या है। उसमें हर एक एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी सेम होता था। यहाँ पे अगर लोडेड या फिर अनफेयर, अनबायस्ड, बायस्ड और अनबायस्ड, बायस्ड बोल देगा तो फिर वो इक्वली लाइकली इवेंट नहीं आने वाला है। ओके, इतना समझ जाओ। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। 3 coins are tossed once. Find the probability of getting exactly one head, at most one head, no tails, head and tail alternately. ये क्वेश्चन तो क्लास 9-10 में भी किया होगा सब कोई, ठीक है ना? तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। फिर इसमें सैंपल स्पेस लिखते हैं ना, बहुत कम सैंपल स्पेस आएगा। कितना एलिमेंट आएगा सैंपल स्पेस में बताओगे? हाउ मेनी एलिमेंट्स? 8 एलिमेंट्स तो कम है, तो लिख देंगे, फटाफट लिखेंगे। पहले तो तीनों हेड लिख दो, फिर क्या करना है, एक तो हेड घटा दो और उसको सजा दो। एक तो हेड घटा दिया मैं, मतलब एक तो टेल आ गया, फिर उसको सजा दूंगा। हेड टेल हेड, फिर आ गया टेल हेड हेड। ओके, एक तो हेड घटा दिया ना, अभी 2 तो हेड घटा देता हूं। हेड, अभी 2 तो टेल कर देता हूं। 2 तो टेल, फिर 2 तो टेल हेड, फिर हो गया टेल हेड टेल। अभी तीनों हेड घटा देता हूं, मतलब टेल टेल टेल। तो ये हो गया हमारा क्या, सब एलिमेंट लिख लिया हमने। ऐसे सारे एलिमेंट आ जाता है, मिस नहीं होता है। बाकी अपना फंडा से लगा, जैसे भी करना चाहते हो कर सकते हो, बट दिस इज द वे यू कैन राइट। अगर 4 एलिमेंट है तो भी वैसे कर सकते हो। 4 तो हेड लगा दो, फिर एक तो हेड कम कर दो, 3 तो हेड, एक तो टेल को सजा दो, फिर 2 तो हेड 2 तो टेल को सजा दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो ये हो गया हमारा क्या, सिंपल स्पेस। बिट ए में चले जाते हैं। अभी बिट ए बोला है क्या, एग्जैक्टली 1 है। और मैं देख पा रहा हूं, आराम से देख पा रहा हूं, जहां पे एक तो हेड है तो वो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। तो हेड टेल 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 हेड, 2 तो टेल, एक तो हेड, और तीसरा हो गया क्या, टेल हेड टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू, इसको मेरे को लगता नहीं कि वो ज्यादा मेरे को समझाना पड़ेगा, सबको पता है ये चीज। B हमको क्या है, एटमोस्ट 1 है। अच्छा, इसमें जरा बता दोगे कि एटमोस्ट 1 हेड का मतलब क्या हो गया? 0 और 1 है। हाँ, 0 और 1, मतलब 0 हेड का बात भी कर रहा है, 1 हेड का बात भी कर रहा है। तो 1 हेड तो ऊपर में लिखा है, 0 हेड मतलब सारे टेल आ जाएगा। हेड टेल 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 हेड टेल हेड टेल, फिर सारे टेल। तो फिर इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 4/8 या फिर 1/2। तो फर्स्ट बिट सेकेंड बिट होगा, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ गया आराम से। तो अभी हम लोग थर्ड बिट में जाते हैं। थर्ड बिट बोल क्या है, नो टेल्स। अच्छा, नो टेल्स का मतलब क्या हो गया, सारे हेड्स। और क्या, नो टेल्स का मतलब हो गया सारे हेड्स। तो बिट सी हम लिख सकते हैं, इवेंट का नाम ई ले लेते हैं। नो टेल्स बोला है, नो टेल्स का मतलब हो गया सारे हेड्स, कम खत्म, हेड हेड हेड, और ये प्रोबेबिलिटी हो गया हमारा 1/8। और अगर बिट डी का बात हम करेंगे तो बिट डी हमको क्या बोला है, हेड एंड टेल अल्टरनेटली। बिट डी बोला है हेड एंड टेल,
अल्टरनेटली। हेड एंड टेल अल्टरनेटली। अच्छा, ये तो हमेशा 2 बार आएगा। हेड एंड टेल अल्टरनेटली जो है ना, हमेशा 2 बार ही आएगा। कोई भी क्वेश्चन ले लो उसमें 2 बार ही आता है। यहाँ पे भी 2 बार है, हेड टेल हेड, यहाँ पे भी अल्टरनेट हो गया, टेल हेड टेल, ये भी अल्टरनेट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P हो गया हमारा 2 बाय कितना था, 8 था ना, 1/4। क्लियर? ये क्वेश्चन में कोई बड़ा बात था नहीं, सब कोई जानते हो इसके बारे में, इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लिए। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो, उसी कॉइन का ऊपर ही है। क्या बोल रहा है? 10 coins are tossed once, find the probability of getting exactly 3 head, at most 8 heads, head and tail alternately। alternately का बात फिर से आ गया, तो फिर से यहाँ पे 2 ही केस आएगा। चलो यहाँ पे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे बोला है कि 10 coins are tossed। अच्छा, 10 coins are tossed, तो उसमें हेड 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 ऐसा करके एलिमेंट सब आएगा ना। ये मैं एक ही तो एलिमेंट लिखा, I have written only one elements for this particular experiment, and you are expecting how many elements? 2 to the power 10। 2 to the power 10। ठीक, 2 to the power 10 का मतलब हो गया कि 1024। अच्छा, 1024 जो है ना, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स है, तो लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम उसमें क्या कर देंगे, n of s खाली कर देंगे। यहाँ पे हम लोग n of s लिख लेते हैं। n of s हो गया हमारा क्या, 2 to the power 10, सही बोला, तो इट इज 1024। चलो अब हम लोग आ जाते हैं इसमें जो इवेंट 2 ठो बोला है, वो 2 ठो इवेंट हम कैसे निकालेंगे, वो जो इवेंट कैसे निकालेंगे। बिट ए बोला है हमको क्या, 3 हेड्स, मतलब यहाँ पे जो बोल के आ रहा है कि 3 तो हेड और टेल है हमारा 7 ठो। इसका मतलब एग्जैक्टली वही है, 3 तो हेड एंड 7 टेल्स। ओके, चलो मैं भी एक जो चीज पूछता हूं तुम लोगों को बताना मेरे को, है ना। चलो भूल जाओ ये क्वेश्चन का, पूरा ध्यान मान देना, भूल जाओ मेरे को ये क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन को A B C D E इनको मेरे को अरेंज करना है, तो हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज? 5 factorial। चलो ठीक है, A B C D D हाउ मेनी वेज आई कैन? A D D 5 factorial by 3 factorial। 5 factorial by 3 factorial into 2 factorial। इसका आंसर बोला ना, 5 factorial by 2 factorial into 3 factorial। चलो इसी को ही मैं यूज करने वाला हूं। अब सुनो, यहाँ पे मेरे को 10 तो जगह ही है, 10 प्लेसेस आर देयर, और 10 प्लेसेस के अंदर क्या रहेगा, हेड और टेल ही तो रहेगा, हेड और टेल ही तो रहेगा। अब मेरे को बोल क्या रहा है कि 3 तो टेल और 7 तो हेड, सॉरी 3 तो हेड और 7 तो टेल को सजाओ, मतलब हमारे पास कुछ ऐसा है, हेड 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 टेल 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 टेल। मैं जैसे यहाँ पे तुमको पूछा कि बताओ इसको कितना उपाय में सजा सकते हैं, ऐसे अभी पूछ रहा हूं कि इसको कितना उपाय में सजा सकता हूं। 10 factorial by 6 factorial 7 factorial। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। अब सुनो, अगर मैं बोल देता हूं कि भाई 4 तो हेड कितने बार आएगा, तो मतलब तो हो गया कि 4 तो हेड 6 तो टेल। इनको मैं जितना उपाय में सजा पाऊंगा, दैट मच नंबर ऑफ टाइम दैट इज गोइंग टू कम। तो फिर ये सवाल में जो मेरा आया 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, या फिर 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, चलो 4 कर देता हूं, एक तो हेड और बढ़ा देता हूं यहाँ पे, 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। इसको हम चाहेंगे तो 10C4 लिख सकते हैं कि नहीं? इसको चाहेंगे तो हम 10C4 में लिख सकते हैं। Well, actually it is the formula। इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला बन गया ये, कि अगर मैं एक कॉइन को n बार टॉस करता हूं,
उसमें r number of times head will come r number of times, तो कितने बार होगा? आंसर इज NCR। या हेड तो बात कर लूं या फिर टेल का बात करूं, दोनों में सेम ही होगा, NCR। गॉट इट ना? तो पहले उस फॉर्मूला को लिखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, लिखो इफ ए कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स, if a coin is tossed n times, लिख लिया? If a coin is tossed n times, then the number of times if a coin is tossed n times, number of times are heads or tails will appear is equal to NCR। तो आई होप सबको पता चल गया ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला से हम फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। पहला बिट 3 to 8 बोला है, तो आंसर विल बी 10C3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P विल बी 10C3 divided by what? 201024। हाँ बोलो। सर और कॉइन या एन कॉइन? इफ ए कॉइन, हाँ एक ही बात है। इफ ए कॉइन टॉस्ड n टाइम्स या फिर n कॉइन्स टॉस्ड वंस, बात एक ही है। ठीक है, एक कॉइन को n बार फेंकेंगे, मैं बता रहा हूं। देखो, अगर एक कॉइन को एक बार फेंकते हो तो क्या आता है? हेड और टेल। अगर एक कॉइन को एक बार फेंकते हो तो हमारा हेड आता है या टेल आता है। अगर एक कॉइन को 2 बार फेंकेंगे तो हम आउटपुट पूछेंगे तो बोलोगे तुम सर पहला थ्रो में हेड आया, दूसरा थ्रो में हेड आया, या फिर पहला थ्रो में हेड आया, दूसरा थ्रो में टेल आया, पहला में टेल आया, दूसरा में हेड आया, पहला में टेल आया, दूसरा में टेल आया, ऐसे ही बोलोगे। और 2 कॉइन अगर फेंकेंगे तो उसमें भी यही आउटकम ही बोलोगे तुम। तो इसीलिए एक कॉइन को n बार फेंको या फिर n कॉइन्स को एक बार फेंको, बात एक ही होता है। ओके ना? चलो, ये हम पहले में नहीं लिखे हैं क्या? एकदम फास्ट में जो पढ़े उसमें वो वाला पॉइंट नहीं लिखे हैं क्या? इफ, हाँ लिखे तो है ना, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स और n कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, तो बात एक ही है दोनों का। ठीक है, चलो ये पहला बिट का आंसर सबको समझ में आ गया? हाँ बोलोगे तो आगे बढ़ेंगे। सेकंड बिट का आंसर देखते हैं। सेकंड बिट क्या बोला है? बिट बी, एटमोस्ट 8 हेड्स। बिट बी हमको बोला है एटमोस्ट 8 हेड्स, मतलब हमारा 8 हेड्स लेना है और 9 हेड लेना है और 10 हेड लेना है, ये तीनों केस लेना है। तो फिर n ऑफ p क्या हो जाएगा? 10C। एटमोस्ट बोला है क्या? हाँ yes. हाँ, पढ़ तो रहा हूं मैं ये, लेकिन कर रहा हूं गलती। पढ़ तो रहा हूं कि एटमोस्ट, लेकिन कर रहा हूं मैं गलती। ठीक है, एटमोस्ट 8 हेड बोला है, मतलब लेस देन इक्वल टू 8, लेस देन इक्वल टू 8। तो फिर हमारा ये बनेगा नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस बन जाएगा, तो हम लोग ईडस कर देंगे। क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ओके, या फिर ग्रेटर देन 8 कर लो, काम खत्म। ग्रेटर देन इक्वल टू 9 कर लो या फिर ग्रेटर देन 8 कर लो, काम खत्म। ग्रेटर देन 8 का मतलब क्या हो गया? 9 और 10। तो फिर n ऑफ ईडस का वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना? 10C9 प्लस 10C10। और ये वैल्यू एक्चुअली हमको पता भी है, लिख भी सकते हैं। 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। आया ना समझ में सबको? यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 11 बाय 1024। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 11 बाय 1024, जो कि आ गया 1013 बाय 1024। ओके,
सबको समझ में आ गया? तो अगला बिट का आंसर क्या होगा बता दो। अगला बिट का आंसर क्या? 2 by 1024। हाँ 2 by 1024। अल्टरनेट में जो होता है हमेशा 2 ही केस आता है, वो हो गया हमारा 2 by 1024। अल्टरनेट हमेशा 2 ही केस आता है। वन बाय 1012, ठीक है। तो ये हमारा सॉरी 512, 1 by 512। तो ये हमारा इसमें आ गया। तो इसमें नया चीज तुम लोग ये क्वेश्चन में ये सीखा कि अगर n कॉइन्स को फेंकेंगे तो r नंबर ऑफ हेड्स या फिर r नंबर ऑफ टेल्स कैसे निकलता है, ठीक है। और एक नया यहाँ पे नया क्या, ये वाला जानते हो तुम लोग, ये वाला चीज को खाली थोड़ा ध्यान देना था। ओके, कौन सा बताओ? ये वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूरा रहेगा या फिर ऑल आर डिफरेंट। ओके, ये लॉजिक खाली प्रोबेबिलिटी के लिए यूज नहीं हो जाएगा, परमुटेशन में भी ये यूज होगा, ठीक है। क्योंकि हम जितना सारा क्वेश्चन सी या पी लगा के करेंगे वो क्वेश्चन परमुटेशन में भी आ जाएगा, है ना। क्लियर हो गया इतना? यस सर। ओके, ठीक है। तो फिर आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, राइट।